हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलो दोस्त, आज भी क्यूज पर डे के भांति आज भी क्यूज का स्टार्ट कर दिए हैं। अब मेरा आज का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आज के मेरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भाई कि जितने भी लोग हैं, कुछ लड़के क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि सर कौन सा बुक से पढ़ाते हैं, तो देखो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वही मैं अभी चलाता हूँ और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है मैं खुद से अपना बोलता हूँ। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सके मैं खुद से बोलता हूँ। ठीक है। इसलिए यह जो बुक है प्रीवियस ईयर बीपीएससी का है, जिसमें बीपीएससी टीचर भी आता है, बीपीएससी ये जो एग्जाम वाला होता है प्री मेंस वो भी आता है। सभी इसमें कंबाइंड क्वेश्चन है। ठीक। यूथ पब्लिकेशन वाला है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। यह बिल्कुल सही है। ठीक है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, 2.4% है। समझ में आ गया। अगर पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तब 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है बाबू? 7वां। भारत का स्थान है 7वां। इससे ऊपर में कौन सा है तो देखो, सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल में रूस, सबसे ज्यादा रूस। उसके बाद में बात करें तो कनाडा। उसके बाद में बात करें तो कौन हो जाएगा? रूस के बाद में कनाडा, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में चौथा चीन, चौथा चीन, और पांचवा ब्राजील, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां भारत, आठवां कह देगा तो अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और कहाँ है तो लाप्लाटा नदी के किनारे। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है कहाँ है बाबू? तो लाप्लाटा नदी के किनारे। ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब बताओ, भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितना है तो 18.14। यानी भारत में जो महिला दशकीय वृद्धि दर है, यानी 2011 में जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, यानी 2001 से 2011 तक यानी पिछले 10 साल में कितना महिला जनसंख्या वृद्धि दर रहा था? 18.12%। 18.12% याद रखना। अच्छा, जबकि पुरुषों की दशकीय वृद्धि दर 17.19%, यानी पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? 17.19%। यानी महिला से कम है पुरुष के जनसंख्या वृद्धि दर। जबकि भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 17.64 रहा है। यानी औसतन बात करें, ध्यान से सुनना, यानी वो तो था महिला और पुरुष के बात। अगर महिला के बात करें तो 18.12 और पुरुष के बात करें तो 17.19% दशकीय वृद्धि दर। लेकिन कहे कि ओवरऑल वृद्धि दर कितना रहा है तो 17.64, 17.64%। याद हो गया। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? यानी कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है तो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में बाबू यह निकाला जाता है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितना व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या घनत्व में क्या निकाला जाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, वही होता है जनसंख्या घनत्व। तो कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। अच्छा, सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है तो सीएए के द्वारा बाबू। ठीक है। सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का कार्य जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? यानी भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है तो कहाँ पर बाबू?
तो मिजोरम में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी एसटी की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है एस। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं क्या बाबू, तो विश्व आर्थिक मंच, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना कब हुआ था, 1971 में। अगर पूछे कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। कहाँ पर, जिनेवा में। इसी को इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, विश्व आर्थिक मंच को। ठीक है। अच्छा, चलो बाबू देखो, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन सुनो। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच की मृत्यु की संभावना जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाता है। पहले तो तुमको यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा। एक तो जो मृत्यु दर या जनसंख्या, ये सब जो काउंट किया जाता है 1000 पर, कितना पर, 1000 पर, यानी मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब जितना भी काउंट होता है बाबू, कितने पर, 1000 पर, न कि 100 पर। ठीक है, 1000 पर काउंट किया जाता है। अच्छा, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु, यानी 1 वर्ष तक के बच्चा के जन्म के काउंट कर लेला शिशु मृत्यु दर या शिशु जन्म। यानी कहने का मतलब 100 बात की एक जवाब ये है कि यानी शिशु मृत्यु दर में बच्चे का आयु कितना तक लिया जाता है, तो 1 वर्ष तक। कितना तक, 1 वर्ष। अगर 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो वह शिशु में नहीं आएगा, शिशु में। ठीक है। अच्छा देखो, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 1950 में मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितना थी, 189.6%। 189.6 थी, परसेंट में नहीं, 189.6 थी। लेकिन वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर कितना हो गई, 30। कितना, 30 रह गई। यानी 2019 में आके कहाँ सुधर गया, 30 पर। पहले बच्चा बहुत मरता था भाई, चिकित्सा का क्या था, जुगाड़ नहीं था, इतना हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। ठीक, तो 189 से देखो 2019 की रिपोर्ट में आया कि 30 अब रह गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है, यानी कौन से राज्य में सबसे अधिक नगरीकरण है, तो गोवा में। कहाँ, गोवा में। अगर कह देगा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है, वास करती है, तब महाराष्ट्र। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन था, बहुत लड़का कंफ्यूजन बहुत है। यानी नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछ देगा तब कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगर पूछेगा कि किस राज्य का सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है, तो गोवा। ना बुझाइल, गोवा वाला बीच पर जुआरी और मांडवी 2 नदियां हैं, जुआरी और मांडवी कहाँ पर, गोवा में ना। 2 जिला है। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा कहाँ है, गोवा के। ठीक है, गोवा में 2 जिला नहीं है, लद्दाख में 2 जिला है, लेह और लद्दाख। ठीक है, कोई नहीं, सबसे छोटा राज्य, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा ना। कोई डाउट? ठीक है लड़का। आइए, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन द्वारा, सीमित संसाधन द्वारा। यानी जनसंख्या की वहन क्षमता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन द्वारा, सीमित संसाधन द्वारा। जनसंख्या घट जाती है कब बाबू, जनसंख्या कब घट जाती है, जब क्या होता है कि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज्यादा ना। घर में 10 सदस्य बाना, मृत्यु धड़धड़ैले गिरता दिखे, 8 गो हो गई, जन्म भइबे ना कल, तो पता चल का कि घट गई। यानी कहने का मतलब बाबू कि जनसंख्या कब घटती है, जब जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो। ठीक है। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या था, यानी 1901 से बात करें या 1931 के मध्य, तो भारत में बंद या मंद माने धीरा या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या था, तो अकाल और महामारी, अकाल एवं महामारी।
इसके चलते क्या होगा कि नगरीकरण की थोड़ा सा कमी आ गया। यानी कब कोई व्यक्ति पलायन करेगा नगर में, कब कोई व्यक्ति रहेगा, जब वो संपन्न रहेगा घर परिवार से। जैसे मान लो गांव के व्यक्ति अगर शहर में ट्रांसफर हो रहा है तो उसके पास पैसा है तब तो। अगर खुद महामारी में जूझ रहा होगा तो वो कहाँ से शहर में जमीन ले पाएगा। तो यही कारण है अकाल और महामारी, जो अकाल पड़ जा रहा था, महामारी आ जा रहा था, इसके चलते क्या हो जा रहा था कि नगरीकरण के ऋणात्मक वृद्धि हुआ था नगरीकरण की मुख्य कारण में। ठीक है 2000। अच्छा बताओ तो नेगेटिव जनसंख्या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में है भारत के? नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में ना। नागालैंड के राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। याद रखना। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अच्छा इंटांकी, इंटांकी, इंटांकी अभयारण्य कहाँ है बताओ तो? इंटांकी टाइगर रिजर्व कहाँ है? वहीं पर मेघालय में, सॉरी नागालैंड में। कहाँ पर? इंटांकी नागालैंड में। ठीक है। अच्छा बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले बताओ बबुआ, कौन सबसे पहले? उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, और तब बिहार, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और तब आंध्र प्रदेश। चंडीगढ़ राज्य के बाद तो पता है वो केंद्र शासित प्रदेश न ही चके। समझ रहे हो? चंडीगढ़ का कोई इसमें रोल नहीं है, बहुत अभी पीछे है। वो सब केंद्र शासित प्रदेश ना, छोटा सा ना है। अब देख चंडीगढ़ के छेड़ दिया तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा तीनों की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। कब? 1966 में। ठीक है। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 के। 1 दिसंबर 1900। उसके बाद में मणिपुर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों की स्थापना 1972 में। 1972 में। 1972 में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की स्थापना 1966 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की स्थापना 1972 में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और कौन? हाँ हाँ गोवा 1987। 1987 विदाउट। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1912 में। 1912 में। अच्छा बिहार अलग हुआ। ठीक है 1912 में। ठीक ना। 1936 में क्या हुआ था कि भारत से म्यांमार अलग हुआ था। 1936 में भारत से म्यांमार अलग हुआ था। कोई दिक्कत है? आसाम की स्थापना 1950 में। उसी आसाम से ही सेवन सिस्टर का निर्माण हुआ है। वो सब सेवन सिस्टर जो है आज, वो सब आसाम हुआ करता था, उसी से क्या बना है? सेवन सिस्टर। ठीक है। उत्तराखंड के 2000 में, झारखंड के 2000 में, छत्तीसगढ़ के 2000 में, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के पूछ देगा तो पजुरा के गिर जाओगे। 1960 में। 1960 सेवन सिस्टर का, सेवन सिस्टर का मतलब 7 बहने, और 7 बहने का मतलब 7 पूर्वोत्तर के 7 राज्य। कौन कौन? ले लो। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय कब हुआ? 6 गो, असम हो गया, त्रिपुरा लेके 7 गो होगा, 5 गो हुआ था तो 7 गो। ठीक है। ये सब सेवन सिस्टर में आता है। तो वही पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है, या सेवन सिस्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पश्चिम बंगाल उसमें शामिल नहीं है। कोई डाउट? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखो लक्षद्वीप, फिर दमन द्वीप, फिर चंडीगढ़। यानी कह दे कि साक्षरता का क्रम क्या है, तो सबसे अधिक साक्षर कहाँ? लक्षद्वीप में, उसके बाद में दमन द्वीप तथा चंडीगढ़। अब देखो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बाबू? कवारती। लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा? मलयालम। कौन सी? मलयालम। कोई दिक्कत है? लक्षद्वीप में एगो पिटली द्वीप है,
कौन सा? पिटली। पिटली द्वीप पर। पिटली अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य, कहाँ? लक्षद्वीप में। कोई दिक्कत है? हाँ, लक्षद्वीप का अगर हाई कोर्ट पूछ दे कि कहाँ स्थित है तो तिरुवनंतपुरम। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। कोई दिक्कत है? केरल के जस्ट इधर है, दक्षिण में, हिंद महासागर में। कौन महासागर? कि अरब सागर? अरब सागर। अरे अभी पढ़ो तुम लोग बबुआ। आखिरी उम्मीद। बहुत सुंदर। होमगार्ड की तैयारी करने के लिए बैठा है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय वृद्धि दर, तुम कहाँ जा रही हो? ठीक है, 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। ठीक है, 17.7% रही है। ठीक है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। यानी भारत की अगर कहेगा कि जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर कितना है बाबू, तो 1.64। लेकिन एक बार बताया है तुम लोग को कितना, 17.64% वो दशकीय वृद्धि दर था। 17.64% पीछे बताया ना, वो क्या था? दशकीय वृद्धि दर। लेकिन वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या में कितना है, तो 1.64%। 1.64 याद रखना। और सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, तब दमन दीव, तब देख दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला करके एक कर दिया गया है। दमन और दादर नगर हवेली को मिला करके एक कर दिया गया है। राजधानी दमन बना दिया गया है। राजधानी कब किया गया? 2020 में। कब? 2019 के अधिनियम से 2020 में मर्ज करके एक कर दिया गया ना। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 2011 में। अभी 2011 में। अच्छा बताओ तो, यह स्वतंत्र भारत के कौन क्रम के जनगणना है? स्वतंत्र भारत के 7वां। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्टार्ट से ही कौन क्रम के है? 16वां। ठीक है, ध्यान में रखना ये सब चीज। देखो, भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। कब है? 2011 में। ठीक है, अब भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। 1872 में ना। और उसके बाद दशकीय जनगणना कब से शुरू हुआ? यह नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड, ठीक है, कोई डाउट? आ जाओ। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन है? कानपुर। यानी जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कानपुर है रे बाबू जी, कानपुर सेंट्रल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50। 51.50 यानी 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है बिहार में? 51.50। अगर पूछेगा कि पुरुष कितना है, पुरुष साक्षरता दर, तो 61.8। 61.8%। अगर वहीं पूछेगा कि ओवरऑल कितना साक्षरता दर है पुरुष महिला मिला करके, तो 71.2%। कितना? बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर, हाँ, 61.8% है। लेकिन पुरुष साक्षरता दर कहे ना, तो 71.2%। 71.2%, याद रखना। यानी बबुआ, महिला साक्षरता दर 51.5% है, यानी 51.5%। अगर पूछे कि पुरुष के साक्षरता दर कितना है, तो 71.8, सॉरी 71.2, 71. अब बिहार के ओवरऑल यानी कुल साक्षरता दर कितना है बिहार के, तो 61.8%। 61.8%। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो भील। कौन है बाबू? भील। पहले कौन था? इससे पहले गोंड। कौन है? तो अब आ गया भील, और भील के बाद गोंड। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो 1872 में। 1872 में। उसके बाद में नियमित कब से हुआ था? 1881 से, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में है?
तो मिजोरम में। अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? एसटी सबसे ज्यादा मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कर्नाटक। यानी कर्नाटक के ग्रामीण जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। भारत में अगर पूछे कि किसकी ग्रामीण जनसंख्या दर सर्वाधिक है तो कर्नाटक के। बिहार के अगर पूछे कि शहरीकरण में कितना स्थान है, कितना परसेंट है बिहार के शहर में लोग कितना निवास करते हैं? 31%। कितना? आज ही बताया हूँ सुबह में, 31% ना। अच्छा, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरा स्थान पर। कौन स्थान पर? यानी जनसंख्या में बात करें कि बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो तीसरा। कौन सा? तीसरा। लेकिन आज जो चौथा दिया ना, ठीक है, लेकिन होगा तीसरा। पहला पर अगर पूछे कि कौन है तो उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथा पर पश्चिम बंगाल ना। अरे कोई दिक्कत है? तो याद रखना, जनसंख्या में पूरे भारत में कौन स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। ठीक है, इससे बड़ा दो राज्य कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। अच्छा, अगर देखो कर्नाटक सबसे अधिक क्या है ग्रामीण जनसंख्या वाला? कर्नाटक में एक बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव ना 1924 में बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी, कांग्रेस का अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। उसके बाद कोई भी अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी नहीं थे। नहीं। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो किशोर जनसंख्या का आकार। यानी निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बाबू? तो किशोर जनसंख्या का आकार। यानी भारत की जनसंख्या के कुल महत्वपूर्ण विशेषताओं में से जनसंख्या, युवा जनसंख्या का आकार है। भारत वर्तमान में सर्वाधिक युवा वाला देश है। युवाओं वाला, भारत में 60% युवा है। कितना परसेंट? जवान है। युवा वाला भारत युवाओं का देश है। मोदी जी बोलते हैं भाषण में, सुनते हो? सुना करो। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ध्यान से सुनना, सही है वो मैं बता रहा हूँ, सही नहीं के छोड़ो। ये सब आंकड़ा दिया है कि लिंगानुपात कहाँ है। हरियाणा में देखो लिंगानुपात 879 है। हरियाणा में 879 है। यानी 1000 महिला पर 879 महिला बाड़ी, यानी 1000 पुरुष पर 879 महिला है। समझ में आ गया? 1000 पुरुष पर 879 महिला। कहाँ? हरियाणा में। बिहार में 918। 900 ना, कि पूरे भारत में? पूरे भारत में 918 ना। 943 कहाँ पर? न 1000 पुरुष पर 943 कहाँ पर? बताओ जल्दी से। तो भारत के अगर लिंगानुपात के बाबू बात करें कि भारत का लिंगानुपात कितना था तो 943। अब बिहार के लिंगानुपात बात करें तो 918। यानी 1000 पुरुष पर 918 महिला। कहाँ? बिहार में। अब बाकी क्या था ना, 82 गो बाड़ा, 82 गो बिना शादी के घूमेगा। समझ में आ गया ना? जिसमें से यही 8-10 गो है। ठीक है, देखो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है बाबू उत्तर प्रदेश के? तो कानपुर। यह देखो बिहार जेईई प्री 2020 में भी पूछा है, दोबारा भी पूछा, मेरे सेट में भी आया था, हमारे सेट में भी आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? यानी भारत के वह कौन सा ऐसा धर्म है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताओ बबुआ। जैन धर्म। कौन सा? यानी जैन धर्म में साक्षरता दर सबसे अधिक है। जैन धर्म में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी 94.9% साक्षरता दर, यानी लगभग 95% साक्षरता दर किसका है? जैन धर्म के। उसके बाद बात करें तो सिख धर्म के 75.4%। सिख धर्म के कितना है? हाँ, हिंदू के पूछे तो 73.3%। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो 90.92%। 2001 की जनगणना
लेकिन यहीं अगर 2011 के जनगणना देखोगे तो केरल की साक्षरता दर 94% है। कितना बाबू? 94% है। 2001 में 90.92। तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल। और सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? बिहार। आइए ना हमारा बिहार में। हाँ, ठीक है। मान लो एक के घर के IAS IPS बन गया, पूरा गांव नहीं पढ़े रह गया, तो फिर तो साक्षरता दर 1000 आदमी पर काउंट होगा कि एक घर पर काउंट होगा? मामला समझ रहे हो ना? तो 1000 आदमी पर काउंट हो रहा है। भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिक जनसंख्या घनत्व, अब देखो 2021 के जो जनगणना होगा ना, इसमें हम लोग का जो शिक्षा के स्तर है काफी बढ़ा हुआ मिलेगा, काफी बढ़ा हुआ मिलेगा। अब कौन लड़का है जो साइन नहीं करता है? कौन लड़का है जो 10th मिनिमम नहीं कर रहा है? बहुत ऐसे गिने चुने होंगे जो 10th नहीं कर रहा है। अरे कम से कम उस साक्षरता में काउंट होगा जो 8वां पास है, 8वां पास है। समझ में आ गया ना? जो साइन वाइन कर सके वो साक्षरता में काउंट है, साक्षर है। सर्टिफिकेट थोड़े ना जरूरी है। देखो भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है वह कौन सा है? बिहार। आइए ना हमारा बिहार में। यानी बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है बाबू? सबसे अधिक। सबसे 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 आदमी रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 आदमी रहते हैं। कहाँ पर? बिहार में। भारत में सर्वोच्च, हम लोग है समझदार आदमी ना, भीड़ भड़ाका में रहते हैं, ठीक है। कम आदमी नहीं, एक घर में 10-10 परिवार होगा, लाठी जिंदाबाद है ना। लड़ाई होगा तो लाठी ना चाहिए, इसलिए वो रहेगा तो जल्दी मरेगा ना, ठीक है। तब बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा, यानी 1106। याद रखना कितना? 1106। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं बिहार में। अगर सबसे कम कहेगा कि कहाँ है जनसंख्या घनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 आदमी मिलेंगे, डरे लगेगा दिनों में घूमते हुए। 1 किलोमीटर चलोगे तो 17 व्यक्ति मिलेंगे। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में ना, ठीक है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 31%। यानी कहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? यानी भारत के 31% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करते हैं, ठीक है। भारत के 31% जनसंख्या कहाँ निवास करता है? बाकी 69%, मान लो 70% के आसपास गांव में। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर बिहार का है, ठीक है। निम्नतम साक्षरता दर कहाँ है बाबू? बिहार का है, ठीक। बिहार के ओवरऑल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। 61.8। पुरुष साक्षरता दर 71.6%। 71% है। और महिला 51.5%। महिला और ओवरऑल 61%, ठीक है। केरल राज्य के साक्षरता दर कितना है? 94%, सबसे अधिक। कितना? 94%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य में तो 918, 918। और पूरे भारत में 943, 943। कितना पर? 1000। देखो भारतीय जनगणना, अच्छा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। 879, 879। 1000 पर 880, यानी 120 रणवा बांध। ऐसा ही सही कर है। उधर हरियाणा और राजस्थान के बड़ा बुरा हाल है उधर। हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में बबुआ अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ? मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। शिशु मृत्यु दर क्या है बबुआ? तो शिशु मृत्यु दर हर साल 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। यानी कहने का मतलब है बाबू, अपने पहले जन्मदिन से, पहले जन्मदिन कब मनाला? अगला साल मानी ना, 1 साल पर मनाला ना। आज लड़का भइल तो आज जन्मदिन मान जी, 1 साल ना। बबुआ के माई क्या कहेगी कि लाइए समोसा
आ मिठाई पार्टी ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यानी कहे के मतलब बाबू कि 1000 जीवित जन्मों में, 1000 जीवित जन्म बच्चों में अगर कह रहा है कि उसके पहले जन्म दिवस से पहले जितना मृत्यु दर हुआ, जितना मृत्यु हुआ, मरने वालों की संख्या का अनुपात को ही क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 8,29,98,509, 8,29,98,509, यानी मतलब समझ जाओ कि 8.25 करोड़ लगभग जनसंख्या था 2001 में। लेकिन यही 2011 की जनगणना हुआ बबुआ, तब बिहार के कुल जनसंख्या पहुंच गया 10.5 करोड़, मान लो साढ़े, ठीक है। 2011 में जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था, तो देखो 2001 के जनगणना के अनुसार था 324 व्यक्ति, लेकिन अब हो गया है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी अगर पूछ दे कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 किलोमीटर प्रति 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रहते हैं, 382 व्यक्ति निवास करते हैं। अगर वहीं पूछे कि सबसे अधिक सघन राज्य कौन है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, वहाँ 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी बिहार में 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। वहीं ओवरऑल पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना है इसको। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है बाबू, तो लगभग बबुआ बात करें कुल जनसंख्या के, तो 125 करोड़। कितना बबुआ, 125 करोड़ जनसंख्या है। अब तो 150 करोड़ करीब पहुंच गया होगा आने वाला 2021 के जनगणना में। बात समझ गया। अभी हम लोग पूरे जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, विश्व में प्रथम हो गया है। विश्व में चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन को ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत है प्रथम। अगर पूछ दे कि क्षेत्रफल में, सातवां क्षेत्रफल में भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो बिहार। कौन है बबुआ, बिहार। यानी भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, बिहार। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है, सी उड़ीसा। कौन है बाबू, उड़ीसा। यानी साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है, कौन सा बाबू, उड़ीसा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो 1921 यानी 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। यानी जनसंख्या का महाविभाजक 10वीं वर्ष कह दी तब 2011 से 1911 से 1921, ठीक है, दशक महाविभाजक वर्ष। लेकिन ऐसे ईस्वी पूछ दे तो 1921, ठीक है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना था, तो 933, 900, अभी कितना है, 943, 943। सेक्स रेशियो में क्या हुआ है, वृद्धि की कमी, वृद्धि ना। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई थी, 2000, कब, 2001 में ही 100 करोड़ हो गया था। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सबसे अधिक नहीं पूछा है, पाया जाता है। इसमें बिहार नहीं दिया है ना, तो आइए ना हमारा बिहार में होता आंसर, लेकिन बिहार नहीं दिया है तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल। यानी बिहार के बाद कहाँ, पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखो ये 2 बार 45वां 44वां दोनों बीपीएससी में पूछ दिया है, ठीक, प्री में। आ जाओ। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है बाबू, शहरी, तो 31% ना। देखो डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, डेमोग्राफी में, यानी डेमोग्राफी में जनआंकिकी में
लिंग अनुपात का तात्पर्य क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात, यानी महिला कितना बड़ी? 1000 पुरुष पर। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या है? तो औसत वृद्धि दर कमी का रुख दिखाती है, यानी नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है बबुआ, वह क्या होती है? कमी का रुख दिखाती थी, कमी का रुख दिखाती थी। लेकिन 2011 के जनगणना से स्पष्ट हो गया कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर में कमी आ रही है। क्या आ रही है? कमी आ रही है। ठीक है, यानी औसत वृद्धि दर में क्या आ रही है बाबू? कमी आ रही है। अब हर कोई सोच रहा है कि हमारा एक लड़का एक लड़की हो, एगो लड़का हो गई, बंद करा देनी। चलो दोस्त, अब बढ़ते हैं हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, हिस्ट्री की ओर। किसने बंगाल में महलवारी यानी महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो किसने बाबू? लॉर्ड मैकेंजी। लॉर्ड मैकेंजी। महलवारी व्यवस्था की बात करें तो 1822 में 1822 प्रस्ताव आया था इसे 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, लेकिन द्वारा लाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 1822 में महलवारी व्यवस्था। अब महलवारी जो व्यवस्था था गुरु, यह भारत के किस राज्य में था? तो भारत के बताओ किस राज्य में यह महलवारी व्यवस्था था? यह लगभग 30% हिस्सों पर था। कितना परसेंट? 30% हिस्सों पर था महलवारी व्यवस्था, लगभग। अच्छा, यह था पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट यूपी के, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के। उस एरिया में जो था, दिल्ली वाला एरिया में, हरियाणा पंजाब वाला एरिया में कौन था? महलवारी व्यवस्था। कौन है? महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था में क्या होता था कि जो कर का वसूली होता था वह मुखिया द्वारा किया जाता था। जो ग्राम के मुखिया हुआ करता था उस समय, उसके द्वारा कर का इकट्ठा करके, यानी पूरा अपने पंचायत क्षेत्र के कर को इकट्ठा करके, यानी ग्रामीण का गांव का पहले गांव का मुखिया हुआ करता था। किसका? गांव का मुखिया हुआ करता था। तो वह क्या करता था कि पूरा कर को क्या करता था? इकट्ठा करता था और वह सरकार को दे देता था। यह व्यवस्था था महलवारी व्यवस्था। समझ में आ गया? आज कितना परसेंट क्षेत्र पर था? 30% भारत के क्षेत्र पर था। ठीक है, उसके बाद आया रैयतवाड़ी। कौन सा? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो था ना, यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, इस साइड एरिया में जो था, कौन सा था? रैयतवाड़ी। तमिलनाडु, इस एरिया में कौन था? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी लगभग 51% भूभाग पर था। कितना परसेंट? 51% भूभाग पर कौन था? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की इसने किया था? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने। ठीक है, रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, अच्छा जी, रैयतवाड़ी कितना पर क्षेत्र पर? 51%। और 19% हिस्सा पर अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई देख, रैयतवाड़ी में क्या होता था कि डायरेक्ट जो रैयत था वह सरकार को कर देता था। सरकार को रैयत, जैसे अभी कौन व्यवस्था है? रैयतवाड़ी। हम लोग खुद अपना जमीन के डायरेक्ट सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो ये रैयतवाड़ी के ही एक तरीका समझो। समझ में आ रहा है ना? यानी हम लोग किसी मुखिया दुखिया को नहीं दे रहे हैं, तो उसके द्वारा मेरा पेमेंट जा रहा है। मैं गया ऑनलाइन, अपना रसीद कटवाया, पैसा जमा किया, आ गया। यानी किसी को हैंड ओवर नहीं करना है। बात समझ में आ गया ना? यानी मैं रैयत हूँ तो मैं अपना भुगतान स्वयं कर रहा हूँ। तो यह हो गया रैयतवाड़ी। कौन हो गया? अगला आता है कौन सा बाबू? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, 1793। कब? 1700। यह भारत के 19% हिस्सा पर, 19% हिस्सा पर कौन बाबू? अस्थाई बंदोबस्त। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कब? 1700। कितना परसेंट हिस्सा? 19%। तो 19 51 कितना होता है? 70 और 30, 100 हो गया। अरे बात समझ में आ गया? 19% हिस्सा पर अस्थाई बंदोबस्त, हाँ ना। 51% पर रैयतवाड़ी और 30% पर महलवाड़ी। बोला सिया रामचंद्र की जय ना।
बात समझ में आ गया ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो सी अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को पैसा देते थे लोग। देखना, रैयतवाड़ी में स्वयं रैयत अपना पैसा देता था, महालवाड़ी में रैयत गांव के मुखिया के पास जमा करता था। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ कि रैयत जो है जमींदार को पैसा देता था। रैयत है जमींदार वसूली करके और वो सरकार को देता था। बात समझ में आ गया। बिचौलिया कौन हो गया? जमींदार। अरे समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है? भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो अस्ट्रेची आयोग। यानी भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी बाबू? तो अस्ट्रेची आयोग। कौन सा? अस्ट्रेची आयोग। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो 1876 से 78 के दौरान, 1876 से 78 के दौरान बहुत भीषण अकाल पड़ा था भारत में। उस दौरान क्या हुआ? इसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए थे अकाल में। 50 लाख लोग मर गए खाए बिना। अच्छा, 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब, ये सब एरिया में काफी ज्यादा क्षति हुआ था अकाल से। यानी भारत के लिए अकाल संहिता किसकी सिफारिश पर आया था बाबू? तो अस्ट्रेची आयोग। आप पूछ देगा कि अस्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है बबुआ? तो अकाल से। किससे? अब भीषण अकाल कब पड़ा था अंग्रेजों के टाइम में? 1876 से 78 के बीच। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? भारत में कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने किया था? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, यानी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा कृषि विभाग ये कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किया गया था कि एक कृषि विभाग होना चाहिए जिसमें कृषि के सारी समस्या सुना जाएगा। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? कृषि एग्रीकल्चर में कृषि का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब मामला उठ रहा है कि मैनचेस्टर एक वर्ड आया था। देखो, अगर कहेगा ना कि भारत के उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। किसको? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? अरे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कौन है ना? अगर कह दे कि बताओ तो भारत का मैनचेस्टर, केवल भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अब मैनचेस्टर वर्ड सूती कॉटन उद्योग से है, सूती वस्त्र उद्योग से है। समझ में आ गया ना मैनचेस्टर क्या है? होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। क्या बाबू? तो देखो, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस या देसी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में कामकाज कर चुके ब्रिटिश अफसरों में पेंशन शामिल थे। बुझा गया? होम चार्जेज में। मद्रास में रैयतवाड़ी की पद्धति किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था? बताया ना अभी, थॉमस मुनरो। थॉमस, ठीक है। कितना परसेंट हिस्सा पर? देखो 51% हिस्सा पर। कितना परसेंट पर? 51% है हिस्सा पर। वो अपराध था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व देता था। उसको कौन सा? रैयतवाड़ी ना, खुद स्वयं किसान देता था। ठीक। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने पीड़ित किया? तो जमींदार ने। ब्रिटिश काल में किसान को किसने पीड़ित किया, परेशान किया था? किसने बबुआ? जमींदार ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई। इनका एगो पुस्तक है रस्त गुफ्तार। रस्त इनका बहुत फेमस पुस्तक है जो कि बीपीएससी कई बार इस पेपर में पूछ चुका है।
समझ में आ गया ना। रस्त गुप्तार किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय कब है? 1868 ईस्वी में। 1800 क रुपया बताए थे? 20 रुपया। क रुपया प्रति व्यक्ति आय का आकलन दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई। कोई दिक्कत? दादा भाई नौरोजी किस धर्म के थे? पारसी। कौन से धर्म के? पारसी धर्म के। ठीक, चलो दोस्तों यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करके पढ़ाई किए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ना कैसे लाइक करें? बेल आइकन को दबा, आप बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत सुंदर।